नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित इकाई 1 में संकलित है अवधी भाषा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें जितने आने लायक हैं आपके एग्जाम में, सभी को लेके हम बहुत ही शॉर्ट रूप में आपके समझ उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं अवधी भाषा। यह बोली मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अयोध्या अवध क्षेत्र में बोली जाती है, अतएव इसे अवधी कहा जाता है। कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या अवध क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। इसे क्या कहा जाता है? अवधी कहा जाता है। अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया मित्रों? याद रखिएगा, सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अवधी भाषा का विकास भक्ति काल में सूफी कवियों ने किया है तथा तुलसी जैसी। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई है। परिणामतः अवधी सीमित क्षेत्र की बोली न रहकर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली काव्य भाषा बन गई है। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, रचनाकाल 1389 ईस्वी। सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना है। सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना किसका है? मुल्ला दाऊद जी का कृत चंदायन, जो प्रेम मार्गी के कवि हैं, सूफी कवि। सूफी कवियों की भाषा मूलतः अवधी ही रही है। अवधी भाषा का साहित्यिक रचनाओं में प्रयोग सूफी कवियों के उपरांत राम भक्त कवियों ने किया, जिनमें तुलसीदास प्रमुख हैं। स्मरणीय है कि तुलसीदास ने अपना महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। राम भक्ति शाखा कवियों उनके लिखे ग्रंथों के विवरण निम्न प्रकार है। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं। माधवदास रामरासो, अग्रदास रामाष्टायम, राम ध्यान मंजरी। ईश्वरदास लिखे हैं भरत मिलाप, हृदय राम हनुमान मन नाटक। जैसे कि अवधी ठेठ ग्रामीण अवधी है, जबकि तुलसी की अवधी शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित अवधी है। संस्कृत के विद्वान होते हुए भी तुलसी ने अपनी अभिव्यक्ति लोक भाषा में की है। उनकी अवधी में संस्कृत की कोमल कांत पदावली का सुंदर प्रयोग भी उपलब्ध होता है। तुलसी का ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। तुलसी की रचनाएं कौन कौन सी है? और कवितावली विनय पत्रिका कौन सी भाषा में की है? ब्रज भाषा में। आधुनिक काल में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में की है, जो कृष्ण चरित्र को प्रसिद्ध करने वाला महाकाव्य है। रमई काका भी आधुनिक अवधी भाषा के कवि हैं। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों में हुआ है। पश्चिमी हिंदी के विकास जहां स्वर शनि अपभ्रंश से माना जाता है, वहीं पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है। अवधी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के प्रमुख बोली है। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी के लिए दो अन्य नाम कोसली वैश्वाड़ी भी हैं। याद रखिएगा मित्रों, अवधी का अन्य नाम क्या है? कोसली और वैश्वाड़ी, किंतु अवधी नाम ही अधिक प्रचलित है। अवध प्रांत में प्रयुक्त होने वाली अवधी का साहित्य में प्रयोग सूफी कवियों एवं राम भक्त कवियों ने किया है। भक्ति मार्ग के जो कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के और राम भक्ति मार्ग कवि, वो दोनों सूफी कवि एवं राम भक्त कवियों ने किया है। अवधी के मुख्य तथ्य देखते हैं। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी बोली यह प्रतिनिधि बोली है। अयोध्या का प्रदेश कोसल के अंतर्गत होने वाले कोसली नामकरण हुआ है। कोसली का उल्लेख कुवलमय माला 8वीं सदी के ग्रंथ में मिलता है। उक्तिव्य व्यक्ति प्रकरण में 9 से 13वीं सदी की बोलियों के नमूने को कोसली तथा अपभ्रंश कहा गया है। बैसवाड़ा अवध का एक भाग मात्र होने के कारण इसका बैसवाड़ी नामकरण हुआ है। अवधी का क्षेत्र अवध, प्राम, लखीमपुरी, खेरी, बहराइच, गोंडा, बाराबांकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली। कोसली का उल्लेख कुवलमय माला 8वीं सदी के ग्रंथ में मिलता है। अवधी का प्रथम ज्ञात काव्य लोरकहा या चंदायन। यह चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। याद रखिएगा, अवधी का प्रथम काव्य चंदायन या लोरकहा, इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद।
जैसी अवधि के प्रथम कवि हैं, जैसी अवधि के प्रथम कवि हैं, जिसमें अवधि अपने ठेठ के रूप में प्रयुक्त होने के बावजूद अभिव्यंजना की दृष्टि से अत्यंत सशक्त है। तुलसीदास हिंदी के अकेले मात्र कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा एवं अवधि दोनों भाषाओं में समानाधिकार के साथ लिखा है। तुलसी ने अवधि रचनाओं में स्वयं को अकवि नम्रतापूर्वक कहा है। कवित रीति नहीं जानियो, कवि न कहायो, पार्वती मंगल में है। कवित भी एक नहीं मोरे मानस। सूफी काव्य की भाषा अवधि है। शुक्ल जी के अनुसार बांसुरी की भाषा सभी सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। अवधि अकारांत अथवा व्यंजनात् प्रधान भाषा है, जैसे करत, खोट, बड़, छोट इत्यादि। शुक्ल जी नूर मोहम्मद को सूफी काव्य परंपरा का अंतिम कवि मानते हैं। भोजपुरी क्षेत्र के नसीर ने अवधि को काव्य भाषा के रूप में अपनाया है। इनकी अवधि में खड़ी बोली एवं अवधि का पुट मिलता है। अवधि की काव्य परंपरा मुल्ला दाऊद से लेकर नसीर तक लगभग 5 शताब्दियों तक मिलती है। अभी तक हम देख रहे थे अवध भाषा, अब देखते हैं अवधि भाषा देख रहे थे, अब ब्रज भाषा। ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, सब ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का साहित्य है, वार्ता साहित्य कहलाता है। प्रवृत्ति है अकारांत, हौ का प्रयोग मैं के लिए होता है। इसमें हौ शब्द का प्रयोग मैं के लिए होता है। किसमें? ब्रज भाषा में, क्योंकि स्थान पर चौ का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा की विशेषताएं देखते हैं। ब्रज मंडल में बोलने के कारण इसे ब्रज भाषा कहा जाता है। खड़ी बोली के साहित्यिक पद पर आसीन होने के पहले ब्रज भाषा ही प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। इस भाषा में अत्यंत उच्च कोटि का साहित्य सृजित होता है। सौरसेनी अथवा नागर अपभ्रंश से उत्पन्न ब्रज भाषा में साहित्य की रचना विक्रम संवत की 12वीं सदी से आरंभ होती है। उस समय इसका नाम पिंगल था। ब्रज भाषा का क्या नाम था पहले? पिंगल। 13वीं कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। 13वीं सदी में अमीर खुसरो के गीतों में ब्रज भाषा के परिष्कार रूप के दर्शन होते हैं। अमीर खुसरो के कविता काल सन 1280 के आसपास से ब्रज भाषा काव्य का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध होता है। 16वीं सदी में कृष्ण भक्ति का आश्रय पाकर ब्रज भाषा काव्य में बहुत उन्नति की। ब्रज का शाब्दिक अर्थ पशुओं या गायों का समूह, चारागाह। ब्रज, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गायों का समूह, पशु या गायों का समूह, चारागाह। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन क्षेत्र में पशुपालन की प्रधानता होने के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया। ब्रज भाषा को बंगाल में ब्रज बोली कहा जाता है, याद रखिएगा मित्रों, ब्रज बोली। ब्रज भाषा भरतपुर, धौलपुर, आगरा, मथुरा, बौरली, मैनपुरी, एटा, बदायूं एवं आसपास का क्षेत्र है। मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में प्रारंभ हुआ, जो दीर्घ काल तक हिंदी काव्य धारा के पद पर प्रतिष्ठित रही। मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अष्टछाप कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी है। अष्टछाप कवि ने रस खान की रचनाएं भी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश ने भी हित 84 की रचना ब्रज भाषा में की है। कृष्ण भक्त कवियों के अतिरिक्त संपूर्ण रीतिकाल में ब्रज भाषा के एक छत्र शासन रहा। रीतिकाल में घनानंद की ब्रज भाषा में लाक्षणिकता, जबकि बिहारी सस्सई में भाषा में गागर में सागर भरने की कला है। ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण तक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अपनाई थी। जगन्नाथ दास उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। यह साहित्यिक समृद्धि के कारण मध्यकाल में यह भाषा के पद प्रतिष्ठित हो गई। 16वीं शताब्दी तक यह भाषा संपूर्ण मध्य देश की साहित्यिक भाषा बन गई थी। उकार बहुला और अकारांत प्रवृत्ति है। ब्रज भाषा की उपबोलियाँ निम्न हैं। गांवारी आगरा जिले के पूर्वी भाग में बोला जाता है। ढोलपुरी राजस्थान के ढोलपुर क्षेत्र में। भरतपुरी भरतपुर में। जादवाटी जादवा के प्राधान्य के कारण इसे जादवपुरी कहते हैं। भरतपुर करौली ग्वालियर में बोली जाती है। सिकरवाड़ा राजपूतों का प्राधान्य ग्वालियर के उत्तर पूर्वी भाग में, अतः इस क्षेत्र को सिकरवाड़ी कहते हैं। डांग बंजर भूमि को कहते हैं। भरतपुर करौली जयपुर के कुछ भाग में डांगी बोली जाती है। माथुरी मथुरा की बोली है। अब देखते हैं, हमने देखा ऊपर अवधि और ब्रज भाषा, अवधि भाषा और ब्रज भाषा। अब देखते हैं खड़ी बोली। साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास देखते हैं। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है।
खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा, जो अकबर के दरबारी कवि गंग की कृति है। किसकी कृति है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग की। इसका रचना काल 1570 ईस्वी। इसके अतिरिक्त राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना खड़ी बोली की गद्य में लिखी है। खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन 4 लेखकों को महत्वपूर्ण योगदान है उनके नाम एवं उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। मुंशी सदा सुखलाल जो सुख सागर, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र नचिकेतोपाख्यान। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। वे बिना मूल्य के पैम्पलेट जनता में वितरित करते थे जिनमें अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे। शिक्षा क्षेत्र में नई विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने में भी अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों का योगदान है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, मुंशी सदालाल नियाज, ये कॉलेज के अंदर के लेखक थे, कॉलेज के बाहर के लेखक। लल्लू लाल ब्रजभाषा में पंडिता उपन 1763 से 1835, 2 सहायक थे इनके, काजम अली जवां, मजहर अली विला। रचनाएं इनके देखिए, सिंहासन बत्तीसी 1801 में, बेताल 25 1801, माधोनल 1801, राजनीति 1802, शकुंतला नाटक 1810, लताया के हिंदी 1810, प्रेम सागर 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815। इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना कलकत्ता में की, बाद में उसे आगरा में परिवर्तित कर दिया। लल्लू लाल ने उर्दू भाषा को यामनी भाषा कहा है। लल्लू लाल ने बजुआन ई रेख्ता शब्द का प्रयोग लताइफ हिंदी के लिए किया था। ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। राजनीति रचना हितोपदेश की कहानियों से संबंधित ब्रज भाषा में अनुदित रचना है। माधव विलास ब्रज भाषा में रचित चंपू काव्य है। लाल चंद्रिका बिहारी सतसई पर टीका है। देखते हैं सदल मिश्र जी का 1967 से 1848 तक। पूर्वीपंथा भाषा में, पूर्वीपंथा व्यवहार उपयोगी साहित्य था, टकसाली भाषा था। रचनाएं उनके कौन कौन से हैं? नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली 1803 में, रामचरित्र 1850 में, हिंदी पासिरियन वाक्य बुलरी 1809 में, इंसा अल्लाह खां पहले दिल्ली में रहते थे, बाद में लखनऊ चले गए। उनकी रचनाएं है रानी केतकी की कहानी, उदय भानचरित। भाषा है चटकीली मुहारेदार, विनोदपूर्ण एवं अनुप्रासंगिक हास्य व्यंग शैली। देखते हैं रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा है, याद रखिएगा मित्रों। लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ इसी से हुआ था, इंसा अल्लाह खां का कथन है। इसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट नहीं है। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना रची गई है। रामचंद्र शुक्ल जी। इंसा अल्लाह खां को एक दिन घर बैठे बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूटी और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरे जीव फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में ना हो, हिंदीपन भी ना निकले और भाखापन भी ना हो। मुंशी सदा सुखलाल नियाज जी का देखते हैं, ये व्यवहार उपयोगी साहित्य था। प्रमुख रचना इनका सुख सागर, मुदखब उल तवारिक। सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की है। इनकी कथन है, रस्मो रिवाज भाखा की दुनिया से उड़ गया। हिंदी गद्य के विकास में राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम भी उल्लेखनीय है। सितारे हिंद की भाषा में उर्दूपन अधिक है, जबकि लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। सितारे हिंद के प्रयत्नों से ही कंपनी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा को स्थान देना स्वीकार किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तकें हैं। राजा भोज का सपना कौन लिखे थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा। पंजाब के श्रद्धाराम फुल्लोरी ने संस्कृत के विद्वान होते हुए भी हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इन्होंने भागवती नामक उपन्यास लिखा तथा सत्यमृत प्रवाह नामक धार्मिक पुस्तक लिखी। इनकी रचना हुई आरती, ओम जय जगदीश हरे बहुत प्रकाशित हुई। खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय श्री आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी खड़ी बोली कविता को प्रोत्साहन दिया। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
उनसे पूर्व हिंदी की कविता ब्रजभाषा एवं गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था। उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली को गद्य एवं पद्य दोनों की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, अयोध्या से उपाध्याय जी का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी के लिए महाकाव्य है। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है और अयोध्या से उपाध्याय जी का प्रिय प्रवास। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में उत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य छायावादी कवियों प्रसाद पंत, निराला महादेवी वर्मा के अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने किया। कमायनी छायावादी युग का श्रेष्ठ महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। सुमित्रानंद पंत की कृति पल्लव, महादेवी की दीपशिखा एवं निराला की अनामिका भी इस काल की उल्लेखनीय कृतियां हैं। तत्पश्चात प्रगतिवाद एवं प्रयोगवादी कवियों ने हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में समृद्ध करने में योगदान दिया है। अज्ञे नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवियों का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कॉलेज मार्किवस वेलेजली 1800 में वेलेजली द्वारा घोषणा की गई, मतलब स्थापना की गई थी। 1801 अस्तित्व में आई ICS प्रशिक्षण हेतु। 1804 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉलेजों में ICS अधिकारियों के प्रशिक्षण देने से मनाकर लंदन में हेली वाली सिटी में ही दिलवाने के लिए नियम बनवाया। 1840 में गिल क्राइस्ट हिंदू उर्दू विभाग अध्यक्ष बने। कॉलेज योगदान या महत्व देखते हैं। पाठ्य पुस्तक निर्माण द्वारा खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार करना। पंजाब में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले नवीन चंद्र राय। श्रद्धाराम फुल्लोरी का योगदान, इन्होंने हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और जनमानस में रचना से लोग प्रसिद्ध बनाए। भाग्यवती 1877 ईस्वी में उपन्यास, सत्याग्रह प्रवाह नामक धार्मिक पुस्तकें लिखी है। इनकी रची हुई आरती ओम जय जगदीश बहुत प्रसिद्ध है। किनकी? भागवती। काव्य में खड़ी बोली हिंदी के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री हैं 1888 में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में देखते हैं। इनके प्रयत्न से ही कंपनी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा का स्थान देकर स्वीकार किया। इनकी भाषा में उर्दूपन अधिक है। राजा भोज का सपना किनका है? सितारे हिंद जी का। मानव धर्म का सार, आलसियों का कीड़ा, इतिहास तिमिरनाशक राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा देखते हैं। इन्होंने कालिदास के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। द्विवेदी युगीन खड़ी बोली संपूर्ण मध्यकाल में काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा अवधि छाई रही। यहाँ तक कि आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा प्रतिष्ठित रही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। देखते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध की प्रसिद्ध ने ब्रजभाषा मोह को मिटा दिया। बाद में भारत भारती की लोकप्रियता ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग किया। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली क्या है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जो रायपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और देहरादून के मैदानी भागों में बोली जाती है। मानक हिंदी का विकास इसी खड़ी बोली से हुआ था। हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली की बेटियां हैं। हिंदी और उर्दू खड़ी बोली की बेटियां हैं। खड़ी बोली की प्रधान प्रवृत्ति शब्दों का करांत होना है, न कि स्थान पर ज़्यादा अणा का प्रयोग होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और राहुल संस्कृतायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। कौरवी नाम किसने दिया है? तिवारी जी ने और राहुल संस्कृतायन जी ने। कुरु जनपद खड़ी बोली का केंद्र बिंदु होने के कारण यहाँ की बोली को कौरवी कहा गया। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, जो रायपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग में बोली जाती है। मानक हिंदी का विकास इसी खड़ी बोली से हुआ है। हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली की बेटियां हैं। खड़ी बोली की प्रधान प्रवृत्ति शब्दों का करांत होना है। रिपीट हो गया मित्रों, नीचे देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में पद रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है।
उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी खड़ी बोली के कविता को प्रोत्साहन दिया। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, हरिऔध का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए महाकाव्य कौन से हैं? गुप्त जी का साकेत और हरिऔध जी का प्रिय प्रवास दोनों क्या है? महाकाव्य हैं जो खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली के विकास क्रम है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अमीर खुसरो ने अपना लिया था। अमीर खुसरो 1255 से 1324 ईस्वी तक थे। वस्तुतः खुसरो ही खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली के पहले कवि कौन माने जाते हैं? खुसरो। द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। उन्होंने सरस्वती पत्रिकाओं के माध्यम से उन कविताओं को प्रोत्साहन दिया जो खड़ी बोली में लिखी होती थी। छायावादी युग, छायावादी कवि चतुष्टय प्रसाद पंत निराला महादेवी ने खड़ी बोली को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया था। इस काल की खड़ी बोली में काव्य भाषा के अनुरूप परिवर्तन हुए। काव्य भाषा के अनुरूप लाक्षणिकता, कोमलता, मधुरता का समावेश हुआ। जयशंकर प्रसाद ने कमानी जैसे महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में की। कमानी की भी रचना खड़ी बोली में हुई है। निराला महादेवी की भाषा भी खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली को सुकुमार एवं सरस बनाने में हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का भी योगदान रहा है। छायावादोत्तर काव्य में छायावाद के उपरांत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत आदि का विकास हुआ। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अत्यंत सक्षम समर्थ होकर इन काव्य धारा में प्रयुक्त हुई। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास जी हैं। खड़ी बोली को परिमार्जित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा और व्याकरण के संस्थापक। खड़ी बोली हिंदी को प्रौढ़ता प्रदान करने वाले त्रयी, याद रखिएगा मित्रों, त्रयी कौन कौन है? प्रेमचंद आम फेम हिंदी, प्रसाद तत्सम प्रधाम हिंदी, आचार्य शुक्ल शैलीग्रत प्रौढ़ता। कि खड़ी बोली हिंदी को प्रौढ़ता प्रदान करने वाले त्रयी, तीन कौन है? त्रयी, प्रेमचंद, प्रसाद और आचार्य शुक्ल जी। खड़ी बोली का प्रसार एवं सांस्कृतिक चेतना का सफर। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में, प्रार्थना समाज केशव चंद सेन रनाडे, आत्माराम देवेंद्रनाथ 1868। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी वलास्की कर्नल अक्कल एनी बेसेंट। आर्य समाज का योगदान सत्यार्थ प्रकाश हिंदी खड़ी बोली में। ईसाई मिशनरियों का योगदान धर्म प्रचार का साधन हिंदी। अनेक संस्थाओं का योगदान देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 में स्थापना किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में 1910 में हुआ था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। महाराष्ट्र राजभाषा सभा पुणे में। पत्र पत्रिकाओं के योगदान देखते हैं। उद्दंत मार्तंड 1826 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उद्दंत मार्तंड, जो पंडित जुगल किशोर शर्मा जी द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित किया गया था। उद्दंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शर्मा है। कहाँ से प्रकाशन हुआ था? कलकत्ता से, और ये साप्ताहिक पत्रिका था। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 में भी कलकत्ता से, साप्ताहिक था। प्रजामित्र ये भी कलकत्ता से 1834 में और साप्ताहिक था। समाचार सुधा वर्षन 1854 में श्याम सुंदर सेन द्वारा कलकत्ता से ही प्रकाशन हुआ इसका। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार था। बाकी सब जितने भी ऊपर देखे हमने साप्ताहिक था, लेकिन पहला दैनिक समाचार पत्र श्याम सुंदर सेन द्वारा समाचार सुधा वर्षन। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से प्रकाशित हुआ। प्रजामित्र 1834 में कलकत्ता से भी साप्ताहिक था। समाचार सुधा वर्षन हो गया, प्रजा हितैषी हो गया। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में भारतेंदु जी द्वारा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट प्रयाग कब? 1877 में। भारत मित्र 1878 कलकत्ता में। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 वेड़ी प्रसाद द्वारा बनारस से। सरस्वती 1900, इसके जानते हैं महावीर प्रसाद। समालोचक 1902 चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर। मर्यादा 1910 प्रयाग से। इंदु 1909 जयशंकर प्रसाद काशी। प्रताप 1913 गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रकाशित हुआ। चांद 1922 महादेवी वर्मा प्रयाग से। मतवाला शिव पूजन सहाय कलकत्ता। पंजाब केसरी 1929 लाहौर। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था।
इतने हम महत्वपूर्ण पत्रिका प्रकाशन देख चुके हैं, कहाँ से क्या हुआ, कौन किए थे। पत्रिकाओं का भी योगदान हमने देखा है।